नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 जून को मतगणना का काउंटडाउन शुरू। 5 लोकसभा सीटों की काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी। चुनाव परिणाम पर टिकी सबकी निगाहें। उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर धामी सरकार की नई योजना तैयार। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत 39 रोपवे परियोजनाओं पर काम शुरू। तीर्थाटन और पर्यटन में होगा इजाफा। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग जारी। श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील। अब तक 67 लोगों की मौत। केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की नई पहल। चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंची महिंद्रा थार कार। बीमार, विकलांग और बुजुर्ग लोगों को ले जाने में मिलेगी मदद। उत्तराखंड के कई संस्थानों में आग से बचाव को लेकर बरती जा रही लापरवाही। कई स्कूल और अस्पताल में नहीं आग से बचने के उपकरण। अग्निशमन विभाग ने लापरवाह संस्थानों को थमाया नोटिस। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 4 जून को मतगणना होनी है। लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। रिजल्ट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे पहले किस सीट का परिणाम सामने आएगा और किसके लिए आपको इंतजार करना होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को 13 जिलों में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और फिर 8:30 बजे से ईवीएम का खुलना शुरू होगा। बता दें कि उत्तराखंड में 93,000 सर्विस वोटर्स हैं, जिनमें सबसे अधिक पौड़ी जिले में 34,000 वोटर्स हैं। उसके बाद अल्मोड़ा जिले का नंबर आता है, जहां 29,000 सर्विस वोटर्स हैं। आयोग को अभी तक 57% पोस्टल बैलेट मिल चुके हैं। पौड़ी में सबसे अधिक पोस्टल बैलेट वोट होने के कारण आयोग का अनुमान है कि सबसे लेट में पौड़ी का परिणाम आ सकता है, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया जटिल होने के कारण इसमें समय लग सकता है। हरिद्वार सीट का परिणाम भी देरी से आ सकता है। यहाँ टेबल कम होने के कारण सबसे अधिक 23 राउंड में मतगणना होगी। सबसे पहले टिहरी सीट का परिणाम आने की संभावना है, क्योंकि इसकी गिनती 3 जिलों में होगी। सबसे पहले क्या आएगा ये तो नहीं बता पाऊंगा, बट सबसे लास्ट क्या आएगा ये तो बता सकता हूँ, क्योंकि हरिद्वार और गढ़वाल ये दोनों हमारा थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि सबसे पहले अल्मोड़ा, क्योंकि वहाँ पर पोस्टल बैलेट ज़्यादा है, थोड़ा डिले आ जाएगा। सो टेरी गढ़वाल पहला आने की संभावना है। और ये डिले किस वजह से हो रहा है? पोस्टल बैलेट की? हाँ, पोस्टल बैलेट, क्योंकि पोस्टल बैलेट का भी काउंटिंग, क्योंकि हमने स्कैनिंग पहले करना पड़ता है पोस्टल बैलेट्स का, उसमें थोड़ा हमको टाइम लगेगा। तो टिहरी सबसे पहले संभावित है? संभावित है। लोकसभा सीट की मतगणना विधानसभा वार शुरू होगी। काउंटिंग के लिए देहरादून में सबसे अधिक 140 टेबल लगेंगे, जिनमें 17 राउंड में मतगणना पूरी होगी। उधम सिंह नगर में 126 टेबल लगाई जाएंगी, जिनमें 15 राउंड में मतगणना होगी। चमोली और पौड़ी में 15-15 राउंड, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 14 राउंड, नैनीताल अल्मोड़ा में 16 राउंड में मतगणना पूरी होगी। वहीं उत्तरकाशी में 19, पिथौरागढ़ में 11 तो चंपावत में 13 राउंड में मतगणना होगी। उत्तराखंड में और पूरा 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज़्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद ईवीएम का, जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है। और पुलिस, हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है। आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारी स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है, उसको हमने सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में वहाँ पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज़ उन लोगों को समझा दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के नतीजे क्या होंगे, इस पर सबकी नजर बनी है। लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा मतगणना के लिए 91 हॉल में 884 टेबल की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि दोपहर 2 बजे तक लगभग सभी सीटों के परिणाम घोषित हो जाएंगे और शाम 4 बजे तक विनिंग कैंडिडेट को प्रमाण पत्र भी सौंप दिया जाएगा।
वहीं टिहरी में नगर पालिका टाउन हॉल में चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। एक दिवसीय ट्रेनिंग जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स को मतगणना से संबंधित गाइडलाइन और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आज जो हमारा काउंटिंग होनी है इलेक्शन की 4 जून को, उसके लिए प्रथम हमारी ट्रेनिंग है, जिसमें कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ और जितने भी कर्मचारी हमारे काउंटिंग में लगेंगे ईवीएम की काउंटिंग के लिए 4 जून को, उसके लिए उनको विस्तृत ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें जो भी बारीकियां हैं, जो लेटेस्ट निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है, उसके बारे में सभी को बताया जा रहा है। और इसके साथ ही समस्त हमारे जो एआरओ हैं वो भी उपस्थित हैं ट्रेनिंग में, और उनकी भी गाइडेंस में सारी ट्रेनिंग का संपादन किया जाए। धामी सरकार प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर योजना तैयार कर रही है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत 39 रोपवे परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। धामी सरकार का मानना है कि इससे पहाड़ों के साथ साथ छेड़छाड़ किए बिना लोगों की यात्रा सुगम करने की योजना को पूरा किया जा सकता है। उत्तराखंड में पर्वतमाला प्रोजेक्ट पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ऐसे में सरकार के स्तर पर तैयार किए जाने वाले रोपवे से 16 मानसखंड कॉरिडोर के तहत रखे गए हैं। रोपवे बनने से मानसखंड क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन में तेजी आने की संभावना है। देखिए, हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। आप जानते हैं, मानसखंड के लिए हमने 39 जो रोपवे है उनके लिए काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी धरातल पे होगा। और अनेकों स्थलों पे हम लोगों ने जो रोपवे का काम है वो लगभग काफ़ी काम हो भी गया है, और आने वाले टाइम पे इसका लाभ हमारे आने वाले श्रद्धालु को, जनता को, पर्यटक को मिलने वाला है, क्योंकि ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है। केदारनाथ धाम में महिंद्रा का थार एसयूवी कार पहुंची है। ये थार धाम में बीमार, विकलांग और बुजुर्ग लोगों को हेलीपैड, बेस कैंप समेत अन्य स्थानों से मंदिर परिसर तक ले जाने का कार्य करेगी। एक थार केदारनाथ पहुंच गई है और एक थार कार केदारनाथ पहुंचाई जाएगी। बता दें कि केदारनाथ धाम में पहली बार वायुसेना के चेनोक हेलीकॉप्टर से महिंद्रा की थार एसयूवी कार पहुंची है। इससे पहले आपदा के बाद यहां डंपर, जेसीबी और पोकलेन मशीनें पहुंची थी। इस बार धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने नई पहल की है। श्री केदारनाथ धाम में ऑनरेबल डिग्नेटरीज की विजिट एवं मेडिकल इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 2 एसयूवी वाहन की स्वीकृति प्राप्त थी, जिसके क्रम में आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक एसयूवी वाहन को देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया गया। शीघ्र ही दूसरे एसयूवी वाहन को भी देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया जाएगा। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती चारधाम यात्रा मार्ग पर की गई है। बता दें कि यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों में से अब तक 67 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। जहाँ तक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का जो सवाल है, लगभग अभी 2,08,000 से ज़्यादा यात्रियों की हम लोगों ने अभी स्क्रीनिंग में कर दी है, और पूरे चारधाम रूट में लगभग 12 स्क्रीनिंग सेंटर्स और 50 से भी ज़्यादा स्क्रीनिंग पॉइंट्स हमने एस्टैब्लिश की हैं, और लगभग 180 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की तैनाती पूरे चारधाम रूट में की है। चारधाम रूट की अगर बात करें तो 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी हमने वहाँ पे लगाए हुए हैं, सभी चारधाम के रूट्स को मिला के, जहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है। हाल ही में देश भर के कई अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में उत्तराखंड की बात करें तो आज भी कई अस्पताल, बड़े स्कूल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो हर समय खतरे से खेल रहे हैं। इन संस्थानों में एक छोटी सी चिंगारी किसी बड़ी घटना को दावत दे सकती है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के बेबी केयर और गुजरात के गेम जोन में हुए अग्निकांड के बाद उत्तराखंड के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों और स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि प्रदेश में कई हॉस्पिटल, स्कूल कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनके पास फायर विभाग की एनओसी ही नहीं है, और इन संस्थानों में फायर सुरक्षा व्यवस्था के उपकरण या तो है ही नहीं या फिर काम नहीं कर रहे हैं। अग्निशमन विभाग ने उन संस्थानों में निरीक्षण किया जिनका कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर फुट
और ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा है। ऐसे करीब 166 हॉस्पिटल हैं, वहीं 94 स्कूल हैं और 292 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें किसी भी प्रकार से फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं लगे हैं, जिनको फायर विभाग ने जल्द से जल्द सेफ्टी उपकरण लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं 189 अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक हैं, जिनके पास एनओसी है। साथ ही 557 स्कूलों को एनओसी जारी की गई है। 292 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को एनओसी जारी हुई है। ऐसे भी अस्पताल हैं जिन्होंने कई सालों से एनओसी को अपडेट नहीं कराया था और फायर सर्विस की ओर से अब इन अस्पतालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ से 189 जो है फायर एनओसी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स को दिए गए हैं विगत 1 वर्ष में कह लीजिए। और जहाँ तक नोटिस की बात है तो हमने जो है 166 नोटिस रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते एक मुहिम चलाई है डीजीपी साहब के निर्देशन में और आईजी फायर सर्विस के निर्देशन में। शासन द्वारा भी कहा गया कि भाई इसमें जो है हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स को और शिक्षण संस्थानों को और शॉपिंग मॉल्स को, जहाँ पब्लिक का जो है गैदरिंग रहती है, जमावड़ा रहता है, और चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है तो पब्लिक आ भी रही है, तो इसमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत इसमें फायर ऑडिट, फायर इंस्पेक्शंस किए गए और 166 हॉस्पिटल्स को जो है इसमें नोटिस सर्व हुए हैं। साथ ही साथ 94 स्कूल्स को चिन्हित किया गया है जिनको जो है नोटिस सर्व हुए हैं अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत उसको पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के प्रोविजन के अनुसार, और 27 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें। जिस तरह से 166 अस्पताल ने एनओसी नहीं ली, तो वहीं सबसे चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल का नाम भी इसमें शामिल है। देहरादून के दून अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी की भी फायर एनओसी नहीं बनी है। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मेन अस्पताल की बिल्डिंग है उसकी एनओसी हमारे पास है और वो 2026 तक उसकी वैलिडिटी भी है। इस बीच में जो इंस्पेक्शन में पॉइंट पाए गए उसमें हमने सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, स्पेशली कि जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर होते हैं वो खुले एरिया में ना हो, उनका सबका पाइपलाइन हमने चेक करवाई है जो कि सभी दुरुस्त पाई गई हैं। सभी कर्मचारियों को, हमारी सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको निर्देशित किया गया है कि ऑक्सीजन का जो भी आप यूज करें वो एक जस्ट तरीके से हो और उसमें कोई भी ऐसी लीकेज वगैरह की अगर बात है तो उसको जल्दी ठीक कराया जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस हमें शासन से प्राप्त हुई हैं उसमें बिजली का भी हम लोग ऑडिट करा रहे हैं कि बिजली का कितना लोड है, क्योंकि ऐसे में अगर स्पार्किंग वगैरह होती तो वहाँ आग लगने का चांस ज़्यादा रहता है। ये सभी संस्थान आज भी लापरवाही बरत रहे हैं और इनकी लापरवाही से हजारों की जान को खतरा बना रहता है। भले ही अभी तक कोई घटना ना घटी हो, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए इन संस्थानों को सतर्क रहने की जरूरत है। हल्द्वानी में लगातार बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर विधायक सुमित हृदयेश ने बिजली और पेयजल सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की कटौती से शहर की जनता काफी परेशान है, लेकिन विभाग के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। विधायक सुमित हृदयेश ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। बिजली का संकट गहराया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या हाथ बढ़ाया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ पानी की किल्लत में दिक्कत ये आती है कि जो ऑपरेटर होते हैं वॉल्व के, ये कर रहे हैं बदमाशी, और इनकी ये जो अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से आम जनता को सुचारू रूप से एक समान व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए ये भी मैंने उनको निर्देशित करा है, क्योंकि अथॉरिटी उन पे है कि आप अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करिए और ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको लाइन में लाइए, वरना फिर क्योंकि जनता का आक्रोश इतना बढ़ चुका है। मैंने उनको ये भी सचेत करा कि जनता का आक्रोश इतना है। अभी आपने देखा कितनी सारी महिलाएं आई हुई थी, अखबार दिन भर न्यूज चैनल इस चीज से भरे कि पानी और बिजली की किल्लत है। रुड़की में लू से लोगों का हाल बेहाल है। भारी संख्या में लू की चपेट में आए लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं बीती रोज 5 बच्चों समेत 11 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही ओपीडी में भी कई मरीज आए हैं जिनमें लू लगने के लक्षण मिले हैं। उनका दवा देने के साथ ही विशेष सावधानी बरतने की सलाह उन्हें दी गई है। बच्चों की ओपीडी में 40 से 50 बच्चे टोटल मतलब आए थे दिखाने के लिए, जिसमें से 10 में लू के लक्षण काफ़ी ज़्यादा थे। उनमें से 10 को ही भर्ती करने के लिए कहा गया था, परंतु 5 बच्चे ही भर्ती हुए, बाकी लोगों ने भर्ती होने से मना कर दिया। और उधर इमरजेंसी के अंदर भी काफ़ी गर्मी से उल्टी, मेनली उल्टी और नोजिया करके पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं।
तो सभी को भर्ती करके उपचार उनका किया जा रहा है। किस तरह के लक्षण से देखने को मिल रहे हैं? मेनली तो उल्टी ज़्यादा लग रही है, लूज मोशंस लग रहे हैं, वाटरिंग, उनको घबराहट हो रही है, डिहाइड्रेशन में पेशेंट आ रहे हैं। गदरपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को छुट्टियों के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र की जिला अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने बताया कि 44 डिग्री से अधिक तापमान चल रहा है और केंद्र राज्य सरकार के सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं, लेकिन 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ते के लिए आते हैं और ऐसे भीषण गर्मी में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित होनी चाहिए। आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें एक पंखा ही लगा होता है और लाइट चली जाती है तो बहुत गर्मी होती है, इसलिए सभी स्कूलों में छुट्टियां होगी है और हमने आज यही कहा है कि हमारी भी 1 से लेकर 15 तारीख तक छुट्टी कर दी जाए और जो हम जितने भी कार्य हैं ऑनलाइन वाले वो करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाए भीषण गर्मी के कारण। आज हमने ये वहाँ पर लेटर दिया है। चारधाम परियोजना के तहत चंपावत में बनने वाले बाईपास का ऑल वेदर सड़क ओवरसाइट कमेटी ने निरीक्षण किया और 320 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बाईपास की वजह से न सिर्फ सफर आरामदायक होगा बल्कि चंपावत नगर में जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि बाईपास बनाने के दौरान अलग अलग प्रजातियों के 2300 से ज्यादा पेड़ आ रहे हैं। ऐसे में बाईपास बनेगा या नहीं, ये ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। गठित जो ओवरसाइट कमेटी है इसमें आज उनकी पूरी फुल कमेटी आज हमारे पास आई थी और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो हमारे जो चंपावत का इस समय जो करीब 9.85 किलोमीटर का जो बाईपास प्रस्तावित है उसमें कुछ ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल हाई पावर्ड कमेटी की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और उन ऑब्जर्वेशंस के क्लैरिफिकेशन के संबंध में आज उनका एक स्तरीय निरीक्षण किया गया है। तो इसका और जो हमारे आने वाले समय में जो हमारा लोहाघाट और पिथौरागढ़ का जो हमारा बाईपास प्रस्तावित है उसके संबंध में आज उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और स्तरीय निरीक्षण भी किया गया है। इसी सब और जो भी उनका जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमें फिर कालांतर में जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। चारधाम परियोजना के अंतर्गत टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक का था ये पूरा प्रोग्राम, जिसमें से 3 बाईपासेस जो चंपावत बाईपास, लोहाघाट बाईपास और पिथौरागढ़ बाईपास को छोड़ के बाकी पूरा लगभग 126 किलोमीटर में 2 लेन पेड रोड बन चुका है। यहाँ के लिए ये अलाइनमेंट इसका जो है इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ओवरसाइट कमेटी से क्लियरेंस होने के बाद ही इन बाईपासों में कुछ होना चाहिए। देहरादून में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने शिरकत की। विश्व हिंदू परिषद की हुई बैठक में देहरादून बार एसोसिएशन वकील और हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड वकील मौजूद रहे और बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकील हिंदू विश्व परिषद में जुड़े। वकीलों को विश्व हिंदू परिषद में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से लव जिहाद और गौकशी के मामले आते हैं उन मामलों को अदालत में पैरवी के साथ वकील लड़ सके। रामनगर रेंज के अंतर्गत ग्राम गोबरा क्षेत्र में जंगल में घास काटने गई एक महिला पर अचानक गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुलदार के हमले में महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद से गांव में गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं घटना के बाद वन कर्मचारियों की गश्त शुरू हो चुकी है। मेरी भाभी है परवा देवी, उनको सुबह बाघ ने 7:45 पे पकड़ा और जबड़े और उस पे गाल पे और साइड बाईं साइड पे पंजा मार दिया। काफ़ी बड़े घाव पड़े हैं। सरकारी अस्पताल में आ रखे, इलाज चल रहा है। फॉरेस्ट वाले अभी आए हैं 9:05 पे। भाभी घास काटने गई थी, हमारी घास काट रही थी सुबह और भी थे उनके साथ, लेकिन हमला तो एक पे ही हुआ। 7:45 पे कुछ महिलाएं ये गोबरा नई बस्ती की घास काटने गई थी। वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि माता गुलदार ने इन पे हमला किया है। जैसे कि हमको लगभग 8 बजे सूचना मिली है, हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जाके देखा है हमने, काफी वहाँ एरिया भी झाड़ जंगाड़ वाला है। लोग बागों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि साफ सफाई का कुछ ध्यान दिया जाए और बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ संभावना अधिकतर इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में बीती शाम से एक बाघिन आबादी वाले इलाके में अपने शावकों के साथ घूम रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बाघिन जिस इलाके में अपना डेरा जमाए हुए है वो इलाका आबादी वाला तो है ही, इसके आसपास स्कूल कॉलेज भी हैं, जिससे किसी घटना के होने का भी डर सता रहा है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघिन और शावकों के रेस्क्यू में जुटी है। कल शाम 4:30 बजे के आसपास देखा गया था, तो बच्चे
बच्चे हैं उसके साथ और एक वो उनकी माता जी साथ में बच्चे उनके। और कल शाम भी फॉरेस्ट की टीम आई थी, रात भर 2-2:30 बजे तक यहाँ बैठे रहे, भगाने की कोशिश की गई परंतु वो नहीं भागी। यहाँ आज सुबह से भी यहीं हो, बच्चे भी उनके यहीं हैं और खुद उनकी माता जी भी यहीं हैं, साथ ही बैठे हुए हैं। और फॉरेस्ट की टीम भी, वन विभाग की टीम भी सब यहीं है कि अब देखो रेस्क्यू टीम के से बात करिए डीएफओ साहब से, रेंज साहब ने। अब कुछ देर में डीएफओ साहब और रेंज साहब यहाँ आने वाले हैं, तो हो सकता है रेस्क्यू टीम आए और उसको करे रेस्क्यू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 जून को मतगणना का काउंटडाउन शुरू, 5 लोकसभा सीटों की काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी, चुनाव परिणाम पर टिकी सबकी निगाहें। उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर धामी सरकार की नई योजना तैयार, पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत 39 रोपवे परियोजनाओं पर काम शुरू, तीर्थाटन और पर्यटन में होगा इजाफा। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग जारी, श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील, अब तक 67 लोगों की मौत। केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की नई पहल, चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंची महिंद्रा थार कार, बीमार, विकलांग और बुजुर्ग लोगों को ले जाने में मिलेगी मदद। उत्तराखंड के कई संस्थानों में आग से बचाव को लेकर बरती जा रही लापरवाही, कई स्कूल और अस्पताल में नहीं आग से बचने के उपकरण, अग्निशमन विभाग ने लापरवाह संस्थानों को थमाया नोटिस।